नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का जो है हम सेशन देखते हैं। ये हमारा जो सीरीज है अब की बार मेंस पर, और ये नारा ही नहीं है, आप लोग ईमानदारी से इस बैच के साथ जुड़े रहिए तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने में आप मुख्य परीक्षा को लेकर के कितना जो है वो सहज स्थिति में चले जाएंगे। बस आप यहाँ निरंतर सुबह जो है वो 9 बजे, शाम को 4 बजे केवल आप लोग इस चीज़ को देखिए। और आपको लगे कि अगर किसी टॉपिक को हमसे छूट रहा है या हम करवा दें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम उसको भी जो है वो प्रश्न ज़रूर देखेंगे और करवाएंगे। भले वो थोड़ा सा विलम्ब हो लेकिन करवाएंगे निश्चित तौर पे। तो आप का सुझाव जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी भी रहेगा, हम इंतज़ार करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये पेपर नंबर 2 से है। एक सेकेंड, ये पेपर नंबर 2 से है। और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को लेकर के आपने जो है प्रीलिम्स में तो कई बार पढ़ा होगा, केशवानंद भारती से संबंधित है और आपने रट लिया। लेकिन ये प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस का भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से जो है मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं। तो जिनका प्रीलिम्स में यहाँ से गलत हो रहा है वो भी ये देखें, इसके बाद प्रीलिम्स में भी वो कभी इस टॉपिक से गलत करके नहीं आएंगे और मुख्य परीक्षा में तो उनका एक प्रश्न का जो है वो मॉडल आंसर तैयार ही हो रहा है। ये हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल है जो अब की बार मेंस पार्ट जो हमारी सीरीज है इसी तरीके से हम करवाने वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक पेपर से प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे। आप इस तरीके से चीज़ें करिए। और फिर वीकली जो है सैटरडे हमारा जो रहता है वो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम रहता है। तो इसमें जो है सप्ताह के भर के हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप लोग इससे भी जुड़िएगा। चलिए, हर बार की तरह चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो थोड़ा सा आपको लिखना 200 शब्दों में लिखना है। तो आप जो भूमिका 8 अंक में जो 12 से 15 शब्दों में लिखते थे, यहाँ 20 से 25 शब्दों में लिखने का आपके पास स्कोप है और आप लोग लिखिएगा। तो सब आप इसमें देखिए, भारत के संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो आधारभूत ढांचा सिद्धांत क्या है, यही जो है आपका की पॉइंट है। इसी पे जो है आपका प्रश्न है और इसी पे लिखना है, आंसर राइटिंग करना है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों के मन में एक डर रहता है कि सर भूमिका शुरू कैसे करें, क्या भूमिका में क्या लिखना होता है। तो भूमिका में वही जो आपका की पॉइंट है उसी के बारे में आप परिचय दे दीजिए। अगर वो थोड़ा सा जटिल है तो उसको डिकोड कर दीजिए कि भाई उसमें क्या है, कब आया, कब उसकी चीज़ें हुई, बस यही आपको बताना है। और इसी में 15-20 शब्द आपके निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा लिखने का ना तो आपके पास स्कोप है ना तो आपको लिख करके आना है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप लिखने का मोह पाले, होता क्या है कि जब आप परीक्षा में जाते हैं, कोई प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो सोचते हैं कि लाओ इसको इतना बढ़िया लिख दें कि हम 12 में 12 पा जाए। ऐसा पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। बहुत अच्छा लिखेंगे तो 12 में 7, 7.5 पा जाएंगे और थोड़ा सा औसत लिखेंगे 6 नंबर पाएंगे। मतलब 1 नंबर, आधा नंबर का ही अंतर आएगा। लेकिन लास्ट में करेंगे क्या कि आप लास्ट में जो 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12-12 अंक के वो छोड़ के आएंगे। और मुख्य परीक्षा में यदि आपका प्रश्न छूटा तो आप मुख्य परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं, ये तय मानिए। तो आपको प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, प्रत्येक प्रश्न करना है। तो उसकी रणनीति यही है कि हमको भले कितनों आता है लेकिन हम एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही चीज़ों को टैकल करेंगे। उससे ज़्यादा हमको भले आ रहा है लेकिन हम समय खर्चा नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो आधारभूत ढांचे सिद्धांत को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल 1973 में केशवानंद भारतीवाद में बुनियादी या मूल संरचना या आधारभूत संरचना का सिद्धांत को जो है वो प्रतिपादित किया गया। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो एक तो समय याद रखिए कि अप्रैल 1973, और किस वाद में, केशवानंद भारतीवाद में। किसके द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी, वो आगे हम बताएंगे। तो उनके द्वारा ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने
कभी भी स्पष्ट रूप से संविधान के आधारभूत ढांचे सिद्धांत को जो है वो परिभाषित नहीं किया गया। मतलब आधारभूत ढांचे की बात तो संविधान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा, लेकिन आधारभूत ढांचा है क्या, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा विवाद की भी चीज़ें रहती हैं, और यही जो है आप देखेंगे कि न्यायपालिका और विधायिका में टकराहट का कारण भी बनता है। लेकिन अब चीज़ें हैं तो हैं, और ये चीज़ें जो है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को ताकतवर बनाती हैं विधायिका के ऊपर, इस एंगल से कि भाई आप कुछ भी करेंगे हम आधारभूत ढांचे के तहत जो है उसकी समीक्षा कर लेंगे, और अगर आधारभूत ढांचे को ये चीज़ें उल्लंघन करती पाई गई तो हम उसको निरस्त कर देंगे। तो एक हथियार के तौर पे है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता भी है, तो हम आगे देखेंगे। तो ये आप भूमिका बता रहे हैं, किंतु यह एक कानूनी सिद्धांत को जन्म देता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं जिन्हें विधायिका द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के तहत ये तो बात स्पष्ट हो गई कि संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं उसमें जो है जो विधायिका होती है, जो संसद होती है, वो किसी प्रकार का जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो वही आप इसमें बता रहे हैं। तो ये आपकी भूमिका हो गई। फिर भारतीय संविधान के बुनियादी या आधारभूत संरचना सिद्धांत का जो विकास हुआ, आखिर ये जो 73 में जो जजमेंट निकल के आया, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और आपको इस पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में आपकी इसको विकास को लेके ही पूछा गया है। तो आपको शंकरी प्रसाद से लेकर के मिनर्वा मिस तक की चीज़ों को बताना होगा, और क्रम से। और देखिए इसी क्रम में आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ध्यान से, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप बस ध्यान से देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा 10 मिनट में। सबसे पहला वाद आता है शंकरी प्रसाद केस। समय क्या है? 1951। अब प्रीलिम्स के लिए तो ये समय महत्वपूर्ण है। मेंस में अगर आपको ये 1951 नहीं याद रहेगा तो कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, आप इसको लेकर के दहशत में मत आइएगा। इतना हम इसलिए लिख देते हैं कि इस टॉपिक को लेकर के आपकी चीज़ें यहीं प्रीलिम्स की भी चीज़ें साथ साथ जो है वो तैयार होती जाए। और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के साथ ही होती है। मुख्य परीक्षा आप पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी सी चीज़ों को फैक्ट एक जगह नोट कर लीजिए, तो आपका साथ ही साथ जो है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी हो गई, सारी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। प्रीलिम्स की कोई अलग से कोई तैयारी नहीं होती है, केवल फैक्ट ही तो चीज़ों को देखना होता है। कॉन्सेप्ट तो आपका मुख्य परीक्षा में भी वही है, प्रीलिम्स में भी वही है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम फैक्ट लिख देते हैं, तो अगर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, इसको लेकर के डरने की जरूरत नहीं है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में जो है वो संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। आप सभी जानते होंगे कि जो आर्टिकल 368 है उसमें संविधान को संशोधन की शक्ति प्राप्त है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया शंकरी प्रसाद केस में 1951 में कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में वो संशोधन कर सकती है। मतलब उसकी संशोधन की शक्ति को सुप्रीम माना सुप्रीम कोर्ट ने संसद की। फिर इस केस को चुनौती दी गई सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद 1965 में, और इस वाद में भी न्यायालय ने संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति को जो है वो स्वीकार कर लिया। मतलब शंकरी प्रसाद वाला जो 1951 में जो केस था वही 65 में भी सज्जन सिंह वाले में भी बरकरार रहा। तो ये दोनों का स्टेटस तो समान हो गया है, 51 और 65 वाला। फिर एक मैटर आता है गोलकनाथ केस 1967 में, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें जो है न्यायालय उपर्युक्त दोनों ही वादों शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में अपने दिए गए फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को जो है इसमें जो है गोलकनाथ वाले मैटर में जो है बदल दिया। शंकरी प्रसाद और जहां सज्जन सिंह में इन्होंने स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो संसद होती है वो संविधान में आर्टिकल 368 के तहत किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस बात में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, ये अधिकार जो है युक्तिपूर्ण है
और इसमें कहते क्या है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की जो है शक्ति नहीं रखती है, कि मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो सीमित नहीं कर सकती, उनको समाप्त नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति थी उसमें पहली बार इस केस के माध्यम से जो है वो नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये तीन जो है आप समझ लिए। फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में जो संसद है भाई उसका अधिकार, उसके अधिकार को सीमित किया गया, तो वो तो चुप बैठेगी नहीं। उसने भी कहा कि और यही जो समय था आप देखेंगे कि विधायिका और न्यायपालिका में खूब ज़्यादा मतलब सिर फुटअव्वल की स्थिति थी कि तो संसद ने क्या किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया और इसके तहत उसने क्या किया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति मिल गई। किसके तहत? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। मतलब ये राष्ट्रपति के माध्यम से ये अध्यादेश ही लाया गया था और उसने जो है विधायिका ने अपने आप को ये अधिकार दे दिया कि हम जो है देश की सर्वोच्च कानूनी जो है वो बॉडी है और हम जो है किसी संविधान के किसी भी भाग में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। और इस संविधान संशोधन का उद्देश्य न्यायपालिका की शक्तियों को जो सीमित करना था। मतलब इस अध्यादेश का वही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो पीछे का जो आदेश दिया उसको जो है वो एक तरीके से खारिज करने का प्रयास किया गया। फिर केशवानंद भारती केस 1973, तो ये जो अध्यादेश आया इसको लेकर के भी चुनौती दी गई केशवानंद भारती केस 1973 के माध्यम से। और इसी में बहुत लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो कमोबेश आज भी इसी स्थिति को मेंटेन करता है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि इस वाद के तहत भारतीय संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन की संवैधानिकता को जो है वो चुनौती दी गई थी। यही जो संसद ने अपने आप को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त कर ली थी 24वें, 25वें और 29वें संशोधन के माध्यम से, तो उसी को जो चुनौती दी गई जिसमें न्यायपालिका की शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने की जो है वो कोशिश की गई थी। तो ये केस है और इसमें जो है डिसीजन क्या होता है। तो चलिए निर्णय पे जाने से पहले एक छोटा सा जो है वो संस्थान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, आप लोग इसको जानिए। देखिए अभी जो समय है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है और मुख्य परीक्षा को लेकर के हमारे संस्थान के द्वारा भी टेस्ट सीरीज सारी चल रही है, तो आप इसे ज्वाइन करिए। और इसमें जो है जीएस के सभी पेपर का भी बैच है, आप पूरा बैच ले सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड प्रश्न है, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो करके दिखाइए, पूरी प्रॉपर वे में मार्किंग होगी। और अभी 18 फरवरी से हमारा जो है नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है और ये पेपर जो है 6 से शुरू है। इसकी जो फ़ी है बेहद कम है, अभी स्टार्टिंग के 25 बच्चों के लिए तो मात्र 999 रुपये है, तो आप लोग इससे जुड़िए। और अगर आपको फुल करना हो, आप बहुत ज़्यादा लिखना चाह रहे हो, तो आप पूरे पेपर से जुड़िए। और वाकई में पूरा पेपर से आप जुड़ेंगे तो ज़्यादा लाभ में रहेंगे क्योंकि आपका फ़ी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि केवल एक पेपर से आप मेंस पास कर जाएंगे, करना तो आपको सभी पेपर को है। तो आप दोनों में से जो आपको सहूलियत हो आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप कॉल कर लें, ऑफिस को लोग बेहतर बताएंगे। देखिए इसमें करने वाले क्या है कि हम इसी तरीके से आपको प्रश्न देंगे, आपको ऐसे मॉडल आंसर देना है और इसी तरीके से जो है वो कॉपी आपकी चेक होगी। जो भी आपका अगर एक नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप अपने उत्तर को इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें कमेंट करके बताई जाएंगी। और यहीं तक नहीं, इसके बाद जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और ये सेम डे ही होगी सारी चीज़ें, फिर आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर भी मिलेगा। मतलब प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसकी आप लिख के भेजेंगे, उसकी प्रॉपर मार्किंग होगी और फिर आपको उससे संबंधित मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। मतलब संपूर्ण तैयारी होगी। और जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो कम से कम 500 प्रश्नों का संग्रह आपके पास होगा प्रत्येक पेपर को मिला करके। तो आप कितनी सहज स्थिति में रहने वाले हैं, तो इससे आप लोग जुड़िए। चलिए अब थोड़ा सा हम केशवानंद जो भारती वाद है 1973 का, उसके फैसले पे आते हैं। तो ये जो आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो है
13 जजों ने पार्टिसिपेट किया था और ये जो फैसला आया वो 7-6 के बहुमत, मतलब 7 ने अलग निर्णय दिया और 6 जो जज थे वो अलग निर्णय दिए। चूंकि इसमें बहुमत से होता तो जो 7 जजों ने जो निर्णय दिया उसी को माना जाता है, वही मान्य हुआ। और जो निर्णय था वो यही था कि 7-6 से विभाजित फैसले में न्यायालय ने कहा यद्यपि संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं, मतलब संसद की शक्तियों की जो व्यापकता उसको न्यायालय स्वीकार कर रहा है, उसके पास संविधान के मूल तत्वों या मौलिक विशेषताओं को नष्ट करने या कमजोर करने की जो है शक्ति नहीं है। मतलब व्यापक शक्ति तो है लेकिन उसके पास जो है संविधान की मूल विशेषताओं को जो है वो नष्ट करने की शक्ति नहीं है। कालांतर में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है मूल संरचना के सिद्धांत को जो है वो स्वीकार किया गया। मतलब आप देखेंगे कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है उसकी शक्ति है कि ये संविधान आर्टिकल 368 के तहत संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, मतलब वो मूल ढांचा क्या है ये हम अपने अनुसार बताएंगे, ये हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि आप जो है संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और यही इसी वजह से कुछ लोगों ने कहा कि एक तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट सारा अधिकार अपने पास रख लेता है। तो इसको लेकर के समय समय पर आज भी विवाद होता रहता है विधायिका और न्यायपालिका के बीच, लेकिन अभी भी स्थिति बनी हुई है। 1980 में जो है पुनः इस बात को मतलब संसद के माध्यम से चुनौती दी गई, मतलब लोगों के द्वारा, लेकिन अभी भी जो इसका स्टेटस है वही है कि आप जो है संविधान के मूल ढांचे में जो है बदलाव नहीं कर सकते। यदि आप बदलाव कर रहे हैं और हम उसको पा रहे हैं कि ये चीज़ें संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है तो हम उसको जो है वो खारिज कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर ऐसा करती भी आ रही है। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है एनजीसी वाला जो विवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रयास किया था, इसी के तहत जो है वो खारिज किया था। तो ये चीज़ें आपने मतलब बता दिया कि शंकरी प्रसाद से जो शुरू हुआ वो किस तरीके से मिनर्वा मिल्स तक जो है स्थिति बनी रही इस तरीके से। फिर बुनियादी संरचना जो सिद्धांत का है वो प्रभाव क्या है, आपके प्रश्न का दूसरा पक्ष यही है कि प्रभाव। और देखिए मुख्य परीक्षा में भी आपको प्रत्येक डायमेंशंस को बताना है, ये नहीं कि बस यहीं तक लिख करके आ जाइए तो आपका काम हो गया, नहीं। अगला भी जो पॉइंट है जो इस पे आपका प्रश्न पूछा गया है जितने डायमेंशन से आपको सभी को बता के आना है। तो प्रभाव के तहत सबसे पहले संविधान की आत्मा की रक्षा करना, मतलब कि भाई संसद कहीं निरंकुश ना हो जाए और वो संविधान की जो मूल आत्मा है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उसकी रक्षा हो रही है। फिर विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों को में संतुलन जो है स्थापित करने का प्रयास है। मतलब आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई गई है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम सुप्रीम हैं। तो अगर संविधान संशोधन की शक्ति वाकई में विधायिका को मिल जाती तो बहुत शक्तिशाली होकर निकल जाती। तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सार्थक प्रयास किया गया कि विधायिका और फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था वो बहुत ज़्यादा जो है वो निरंकुश ना हो जाए, तो उस पर जो है युक्ति जो है वो प्रतिबंध लगाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। फिर संविधान की जो है सर्वोच्चता स्थापित करना, मतलब इस फैसले में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं संविधान की जो है वो सर्वोच्चता भी स्थापित होती है कि मतलब सर्वोच्च कौन है, भारत में, तो भारत का संविधान। ये चीज़ें हो गई प्रभाव के तहत। फिर व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा ताकि वे स्वतंत्र एवं गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। सोचिए अगर इस सिद्धांत को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया होता तो आज हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 32 और 266 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वो भी चीज़ें नहीं रह पाती। तो ये कितना महत्वपूर्ण डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको बताइए। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यो मौलिक अधिकारों के बीच जो है वो संतुलन स्थापित करने में भी जो है इस फैसले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर था यहीं तक। अभी एक छोटा सा जो है आप निष्कर्ष दे दीजिए कि इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संविधान के बुनियादी संरचना का सिद्धांत न केवल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है बल्कि उसके मूल भावनाओं का भी जो है वो अनुरक्षण करता है।
तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको मुख्य परीक्षा में प्रश्न कैसे लिखने हैं, मतलब भूमिका कैसे लिखनी है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, इसमें कुछ हम आपको बता पाए होंगे। तो इसी तरीके से और भी वीडियो हमारे देखते रहिए। यदि आपने पीछे भी हमारा क्लास नहीं देखा तो पीछे की भी क्लास देखें। ये कुछ लिंक्स हैं, ये टेलीग्राम है, इससे आप लोग जुड़िए क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आपको यहाँ PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल हैं, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और यूट्यूब समृद्धि IAS का, जिससे हम आप अभी रूबरू हो रहे हैं। तो ये दोनों चैनल को जो है आप अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, क्योंकि ये आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं और कर ही रहे हैं। यदि आप पीछे से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कितना ईमानदारी पूर्वक जो है संस्थान आपके साथ लगा हुआ है। तो और अगर हमारे किसी भी बैच से जुड़ना हो तो 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।